फॉरगेट AMD, फॉरगेट इंटेल। स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो अब पीसी का बेस्ट प्रोसेसर है। इवन जो M3 का प्रोसेसर है उसको बीट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट। मल्टी थ्रेडेड CPU परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन का जो एक्स एलीट है, जो लॉन्च किया है स्नैपड्रैगन ने, वो 28% फास्टर है M3 से। हाँ, यहाँ पे M3 के जो एडवांस चिप्स हैं, M3 मैक्स या और जो चिप्स हैं M3 प्रो के, उससे बात नहीं हो रही है, उससे कंपटीशन नहीं हो रही है। सिर्फ जो बेसिक सबसे चीप वाला जो M3 आता है, उससे अगर कंपेयर करें स्नैपड्रैगन एक्स एलीट को, तो वो 28% फास्ट है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो गया। हुआ ये कि कुछ सालों पहले एप्पल ने M1 प्रोसेसर लॉन्च किया। दो तरह के प्रोसेसर होते हैं, एक होता है x86 आर्किटेक्चर और एक होता है आर्म बेस्ड जो प्रोसेसर होते हैं, मोबाइल प्रोसेसर। तो एप्पल ने क्या किया, पहले वो इंटेल के x86 बेस्ड आर्किटेक्चर वाले i7 i5 प्रोसेसर यूज़ करता था, तो उसने उसको डिच करके आर्म बेस्ड, दैट इज मोबाइल प्रोसेसर अपना बना लिया। क्योंकि वो लोग एप्पल सिलिकन बनाते थे अपने एप्पल आईफोन के लिए, उसी को बड़ा करके और इम्प्रूव करके, उन लोगों की इतने सालों की एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि एप्पल के जो सिलिकन है वही यूज़ होते हैं एप्पल के मोबाइल में। उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके उसको और बड़ा करके क्या किया, पीसी का प्रोसेसर बना लिया इन लोगों ने, लेकिन बेस्ड ऑन आर्म आर्किटेक्चर। अब आर्म आर्किटेक्चर में होता क्या है कि x86 में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, और आर्म थोड़ा सिंप्लीफाइड है, तो पावर कंजप्शन कम है आर्म में, और x86 में पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल प्रोसेसर पावर कम होने के चलते, जो आप आजकल देखते हो मोबाइल में 2 दिन 3 दिन की बैटरी होती है, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें आर्म बेस्ड प्रोसेसर लगा हुआ है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आया कि एप्पल ने तो रिलीज़ कर दिया M3 चिप, M1 चिप आर्म बेस्ड। तो हुआ ये कि स्नैपड्रैगन एक कंपनी है जो आर्म बेस्ड प्रोसेसर मोबाइल के लिए बनाती आ रही है। इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, जब एप्पल कोई काम कर दे जाता है ना तो वो ट्रेंड हो जाता है। इससे पहले इन लोगों को दिमाग में नहीं आया कि आप ऑपरेटिंग एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चला ही रहे हो इतने एफिशिएंटली, तो आप विंडोज़ के लिए बनाओ। इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी। लेकिन जब जब जो था ना, यूरेका मोमेंट तब हुआ जब एप्पल ने लॉन्च कर दिया और लोगों ने हैंड टू हैंड लिया। अब क्या हुआ है, 4 साल बाद स्नैपड्रैगन ने लॉन्च कर दिया है एक्स एलीट, जो इवन एप्पल के जो लेटेस्ट M3 प्रोसेसर उनको बीट कर रहा है। इंटेल और AMD तो आप छोड़ ही दो, उनकी तो लंका लग चुकी है। इंटेल तो सबसे पीछे हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी नॉस्टैल्जिया से ग्रसित हैं, उनको लगता है कि इंटेल को अभी भी कोई नहीं हरा सकता। उनको एक्चुअली अपडेटेड नॉलेज नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है। अभी अगर आप प्रोसेसर की हायरार्की देखोगे, कंज्यूमर प्रोसेसर की, तो वो है एट दिस मोमेंट, अगर M3 से कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट एक नंबर पे आ गया, दूसरा M3 हो गया, फिर आपका AMD होगा, फिर इंटेल होगा। ये हालत हो गई है। और इंटेल को लॉस भी हो रहा है, $7 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है पिछले साल 2023 में। अब इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्वालकॉम ओरियन नाम है इसका, बेस्ट CPU इन क्लास। सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस आप देखो यहाँ पे ये कर रहा है AMD Ryzen 9 4940HS मोबाइल प्रोसेसर से, और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H। ये बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या चल रहा है, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है, ये पावर कंजप्शन है। आप देखोगे कि जो परफॉर्मेंस 54% फास्टर CPU परफॉर्मेंस दे रहा है कंपेयर टू इंटेल एक पर्टिकुलर वॉट पे, और ओवरऑल भी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। अब देख रहे हो राइजन इंटेल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन एक्स एलीट उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे गीकबेन का मल्टी थ्रेडेड है, इसमें भी आप देखोगे कि इसमें इंटेल मल्टी थ्रेडेड में राइजन को पार कर जा रहा है आफ्टर 30 वॉट, राइट। देखोगे कि परफॉर्मेंस में ऊपर चला जा रहा है। 30 वॉट से पहले लो पावर में राइजन बेटर परफॉर्म कर रहा है इंटेल से, लेकिन आप देखो यहाँ पे स्नैपड्रैगन एक्स एलीट कहाँ पे है, इन सब से कितना डिफरेंस है और कितना स्टीप कर्व है इसका। वॉट जब इसका 8-9 वॉट से बढ़ के जब ये 20-22 वॉट जाता है, तो कितना स्टीप इंक्लाइन है इसका परफॉर्मेंस का। और ये एक स्वीट स्पॉट है, 20-22 वॉट का जो पावर कंजप्शन है ना, ये एक स्वीट स्पॉट है। यहाँ पे आपके इतने वॉट पे अगर आपका
जो लैपटॉप का प्रोसेसर काम करेगा ना, तो इतने वॉट पे आपको 20-20 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। सारा काम आपका बहुत फास्ट होगा और 20 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। इससे ज़्यादा जब आप जाने लगते हो ना, तो होता है कि जितना ज़्यादा आप पावर बढ़ाओगे, परफॉर्मेंस बढ़ती है एक लिमिट तक, लेकिन जो रिटर्न होता है ना, कि पर वॉट कितना परफॉर्मेंस आ रहा है आफ्टर सर्टेन वॉट, वो कम होता जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना ऊपर है वो इंटेल और एएमडी से। सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस गीक बेंच में आप देख रहे हो, सारे सारे जो टेस्ट हैं उनमें बीट किया है। बेस्ट इन क्लास सीपीयू गीक बेंच मल्टी थ्रेडेड में बीट कर रहा है, मतलब सेम परफॉर्मेंस दे रहा है आपका स्नैपड्रैगन एक्स एलीट 58% लेस पावर पे है। कैन यू इमेजिन दैट? 58% लेस पावर कंज्यूम करके वो प्रोसेसर सेम परफॉर्मेंस दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है अगर आपका जो प्रोसेसर है वो लैपटॉप के बैटरी पर रन कर रहा है। तो यही काम करके तो एप्पल के आपको 20 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है। आप कोई भी विंडोज़ लैपटॉप उठा लो जिसमें प्रॉपर इंटेल का सीपीयू हो, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा पावर बैकअप देने में रोने लगता है, या फिर बहुत बड़ा बैटरी डालेंगे तो 3-4 घंटे डालेगा। लैपटॉप को इंटेल ने ये बना दिया था ना कि आप बिना प्लग इन किए चला नहीं सकते हैं, बैटरी भी कुछ टाइम में ख़राब हो जाती है। जैसे ही आप प्लग आउट करोगे ना वॉल से, उसका परफॉर्मेंस 20% रह जाएगा, सब कुछ लैग करने लगता है। ये इंटेल का लेगेसी है। लेकिन यहाँ पे उससे 60% अप्रॉक्स पावर कम पे सेम परफॉर्मेंस। इंटेल बर्बाद नहीं हुआ तो क्या होगा? इंटेल वॉज स्लीपिंग ऑन द व्हील। इतने साल तक इनका डोमिनेंस था, दे वर स्लीपिंग ऑन द व्हील। अब यहाँ पे देखो, मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, पहला जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है उतना ऑप्टिमाइज नहीं होता है सारे चीज़ों के लिए। जो ऐप मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ या कोई भी आदमी यूज़ करता है, मेरा ये क्रिएटिव वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है यूज़ का। ओडासिटी यूज़ करता हूँ मैं, रिजॉल्व यूज़ करता हूँ मैं, ब्लेंडर यूज़ करता हूँ मैं, गिम्प यूज़ करता हूँ मैं, और ओबीएस यूज़ करता हूँ मैं। जो पहले मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता था, लेकिन अब मैं नहीं यूज़ करता हूँ फ़ोटोशॉप। उसके जगह पे प्रीमियर प्रो भी नहीं यूज़ करता हूँ और फ़ोटोशॉप भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं उसकी जगह पे गिम्प यूज़ करता हूँ। क्यों पैसे लगाने? गिम्प में आप सारा काम कर सकते हो, रिजॉल्व में सारा काम कर सकते हो, ये है गिम्प। और ओबीएस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन, ऑडेसिटी में आप ऑडियो क्लीन कर सकते हो। अब इन लोगों ने क्या किया, इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया एक्सीलीट के लिए। क्या ऑप्टिमाइज़ किया है मैं बताता हूँ। जैसे ऑडेसिटी किया था, आज से मैं 10-12-15 साल से ऑडेसिटी यूज़ कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं। आज से लेके मतलब एक बार कभी यूआई चेंज हुआ था, बाकी कोई फंक्शनलिटी चेंज नहीं, सेम का सेम। ये एक्स एलीट आके क्या किया है कि इसमें एआई घुसा दिया। अब आप इसमें टाइप करोगे कि मुझे एक सुपर बेस वाला थंपिंग म्यूजिक वाला बैकग्राउंड दे दो, ये एआई से जनरेट कर देगा म्यूजिक उसमें। व्हाट एन अमेजिंग इनोवेशन एआई का। अब यूज ऐसा होगा जो आपकी लाइफ इजी कर देगा। ओडासिटी में आप वीडियो एडिट कर रहे हो, बैकग्राउंड साउंड चाहिए, एआई को लिख दो, वो ओडासिटी के अंदर लिख दो एआई को कि मेरे को एक ऐसा म्यूजिक दे दो, प्रोग्रेसिव ट्रांस बैकग्राउंड म्यूजिक दे देगा वो। अब बिल्कुल नया होगा तो कोई कॉपीराइट नहीं है उसमें। उसके साथ साथ गिम्प में इन लोग क्या किया है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन कर दिया है। क्या होगा अभी से दूसरी एक कंपनी बर्बाद होने वाली है, वो है एडोब। क्यों? एक तो रिजॉल्व ने मार रखी है एडोब की, फ्री का उससे बेटर सॉफ्टवेयर है। दूसरा, अब अगर गिम्प में जनरेशन आ जाएगा टेक्स्ट टू इमेज, तो फोटोशॉप का मैच कर लिया ना। ये पे क्यों करेगा कोई फोटोशॉप को? हाँ, मतलब वो लोग पे करेंगे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनके पास बजट है, मूवीज़ में है, वो प्रीमियर प्रो में जाते हैं। वो भी नहीं जाते हैं, वो तो रिजॉल्व में ही एडिट होती है मूवीज़ मोस्टली। लेकिन आप देख रहे हो कि एआई का कितना बढ़िया यूज़ किया है। इतने सारे इन सब जो भी ऐप आप यूज़ करते हो ना, मेरे को लग रहा था कि ये ऐप ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से सारे ऐप मेरे इंक्लूड हो गए क्रिएटिव में। मैं इन सब को नहीं यूज़ करता। मैं नेटफ्लिक्स ब्राउज़र में देखता हूँ, या फिर अपनी टीवी में देखता हूँ, या फिर प्रोजेक्टर में देखता हूँ। ये सब भी मेरा यूज़ नहीं है ये सब। अब लेकिन आप अगर देखोगे कि कोई काम करेगा प्रोडक्टिविटी में, तो उसका सारा यहाँ कवर हो गया, कोलैबोरेशन में सारा यहाँ कवर हो गया, सोशल मीडिया में सारा यहाँ कवर हो गया। इन लोगों ने इतने कम सेट ऑफ ऐप्स में सबको कवर कर लिया। एक सप्ताह में ये लैपटॉप लॉन्च होने वाला है, ये तबाही मचाएगा। विंडोज़ का तो लैपटॉप होगा ये, माइक्रोसॉफ्ट का तो बल्ले बल्ले वो बिके ये बिके, लेकिन इंटेल
AMD, हम मेरे को लगता है दोनों का स्टॉक नीचे जाएगा। अडोब का भी स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे गिम्प मजबूत हो रहा है। आज ये फीचर ऐड हुआ है टेक्स्ट टू इमेज, कल को 50 तरह के और फीचर ऐड होने शुरू हो जाएंगे गिम्प में। उसके बाद ओडेसिटी में 50 तरह के और सॉफ्टवेयर और इम्प्रूवमेंट ऐड होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, ये लोग पैसे नहीं लगते इसमें। अमेजिंग अपडेट, आई वाज सो थ्रिल्ड एंड वेटिंग फॉर इट। ये जो आर्म बेस्ड है ना, देखो एक होता है ना कि आप जब मैं आज से 2-3 साल पहले मैं कंप्यूटर बनाता था अपने लिए, मैंने 4-5 कंप्यूटर बनाए अपने लिए, तो आई यूज टू गो फॉर द हेवीएस्ट एंड मोस्ट पावर कंज्यूमिंग थिंग्स पॉसिबल। 3080 उस समय आया था, 3080 लिया था हमने, और राइजन का प्रोसेसर लेते थे हम लोग, जितना मैक्सिमम कोर जिसमें हो, राइजन 9, राइजन 7। पावर जितना ज़्यादा यूज हो, मेरे को लगता था उतना ज़्यादा मेरे को परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन जब मैं कुछ टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पावर यूज़ हो रहा है ना परफॉर्मेंस के लिए, डिमिनिशिंग रिटर्न के चलते उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा आपको। एक ऑप्टिमम पावर लेवल होता है, उसके बाद आपको फ़ायदा नहीं है। अब मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा है कि मिनिमम पावर यूज़ करके जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकल जाए, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन करता है? एप्पल करता है। जो उसका मैकबुक का लाइनअप है, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, ये लाइनअप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा आपको मिनिमम पावर यूज़ करके। और एक चीज़ की तरफ मेरा दिमाग क्या जाता है कि जितना कम मूविंग पार्ट हो उतना बेटर। अब होता क्या है कि मूविंग पार्ट ख़राब होते हैं। आप देखोगे लैपटॉप स्लो क्यों चलता है, उसका दो बहुत बड़ा रीज़न है। दो मूविंग पार्ट होते हैं लैपटॉप में, एक होता है फ़ैन, एक होता है उसका, अगर पुराना वाला है तो हार्ड ड्राइव। दोनों में मोटर लगे हैं, दोनों मूव करते हैं, दोनों में डस्ट घुसता है, दोनों में 50 तरह का प्रॉब्लम होता है। जो मूविंग पार्ट है वो ख़राब होना ही है, आप रख लो। तो जो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है ना लैपटॉप का, वो क्या होता है? फ़ैन और मोटर, हार्ड ड्राइव का मोटर। अब क्या है, एप्पल मैकबुक एयर में क्या है? SSD है, कोई भी फ़ैन नहीं है, हीट सिंक लगा हुआ है, फ़ैन है ही नहीं, फ़ैनलेस है सिस्टम, और परफॉर्मेंस मिल रही है कितनी? आप पुराने वाले, आप इंटेल और राइजन के प्रोसेसर से उसका परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। ऑन बैटरी इतना टेक्नोलॉजी आगे चला गया। तो एक बार आप वैसा लैपटॉप ले लोगे जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई डस्ट घुसने का चक्कर नहीं है, उसका जो लाइफ होगा ना वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप फैन वाला सिस्टम। मैं ले चुका हूँ जो होता है ना वाटर कूलर, 2-3 वाटर कूलर ख़राब हो चुके हैं मेरे अभी तक। फिर मैंने क्या किया कि नॉक्चुआ के होता है ना पैसिव कूलर, उसमें सिर्फ फ़ैन लगा हुआ होता है और रेडिएटर लगा हुआ होता है, तो बड़ा वाला फ़ैन होता है, वो उतना ही कूल करता है, लेकिन उसमें एक मूविंग पार्ट कम है, क्या? पंप। तो नॉक्चुआ वाला चल ही रहा है, लेकिन वाटर कूलर ख़राब हो चुका है 2-3। तो जब पावर कम यूज़ होगा ना तो हीट कम जनरेट होगा, हीट कम जनरेट होगा ना तो मूविंग पार्ट कम हो जाएगा। आप एक बार ले पाए ऐसा लैपटॉप जिसमें फ़ैन नहीं है, भले ही आपको एकदम भयानक वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी क्योंकि CPU फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पाएगा क्योंकि हीट मैनेजमेंट का दिक्कत है, लेकिन जितने पे चलेगा उतने में चलता रहेगा। और जो फ़ैन वाला सिस्टम लोगे, फ़ैन ख़राब होगा, फ़ैन में डस्ट घुसेगा, तो वो फिर आपका ले दे के फिर वो थ्रॉटल ही होगा क्योंकि फ़ैन उतना एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। तो ये चक्कर है दुनिया में, उस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, और उस डायरेक्शन की मशीन्स मेरे को अट्रैक्ट करती है। बहुत ही लैंडमार्क डे था येस्टरडे। M1 जब लॉन्च हुआ था तब कंप्यूटर इंडस्ट्री चेंज होनी थी, आज विंडोज़ की इंडस्ट्री चेंज हो गई। स्नैपड्रैगन आ गया, ये स्लॉटर कर देगा इंटेल को और AMD को, एटलीस्ट इन लैपटॉप। आप सिंपली क्यों नहीं लोगे? एक लैपटॉप आप ले रहे हो जिसमें 5 घंटे की बैटरी बैकअप है, सेम परफॉर्मेंस, इवन लेसर परफॉर्मेंस। एक लैपटॉप मिल रहा है जिसमें 25 घंटे की बैटरी बैकअप है, सेम परफॉर्मेंस, क्यों नहीं लोगे? बताओ, ऑलमोस्ट सेम प्राइस होगा। आप 5 घंटे वाला लोगे या 25 घंटे वाला लोगे? परफॉर्मेंस सेम है, इवन ज़्यादा है, आप देख रहे हो, ऑब्वियसली चॉइस हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी लगेगा अरे इंटेल इज़ द बेस्ट, तो उन वही लोग हैं जो कहते हैं कि बचा के रखे हैं। कहते हैं ना, एक बार जिनके दिमाग में ब्रांड का छप जाता है ना इमेज, इसीलिए ब्रांड बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अपना इमेज बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको
जो चेंज नहीं होते हैं। वो एक बार समझ गए कि इंटेल का प्रोसेसर अच्छा होता है, माइंड में एक इम्प्रिंट हो चुका है कि राइजन हीट होता है, इंटेल हीट नहीं होता है। इट्स अ ओल्ड थिंग, बट मेनी पीपल आई हैव टॉक्ड, दे स्टिल बिलीव कि मैं जब उनको सजेस्ट करता हूँ कि राइजन के प्रोसेसर लो, 1-2 साल पहले सजेस्ट करता था कि राइजन के प्रोसेसर लो, अरे नहीं ए एम डी का हीट होता है यार। अबे कौन सी एफ एक्स सीरीज की बात कर रहे हो क्या? लोगों का दिमाग चेंज नहीं होता है, अपडेट नहीं करते वो अपने आप को, जल्दी से एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। एट दिस मोमेंट X86 में जो राइजन है वो बीट कर रहा है इंटेल को,